हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम शमीम है। मैं अभी 31 साल का हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। नाम है बेलघाटी। बचपन से ही मुझे जंगलों में घूमना बहुत पसंद रहा है। मैं कोई शौकिया ट्रैकर नहीं हूँ। मुझे अकेले चलना, पेड़ों के बीच खामोशी में खो जाना, खुद को इस विशाल धरती का एक छोटा सा जिंदा कण समझना, यही सब मेरे लिए पूजा है। जंगल मेरे लिए मंदिर जैसा है, या शायद पहले था। पिछले हफ्ते की बात है, मैंने तय किया कि इस बार मैं राखा पहाड़ की तरफ जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, राखा पहाड़ बलूचिस्तान की ओर है। ये जगह बेहद सुनसान है, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन वहां की खूबसूरती बेमिसाल है। मैंने अपनी पुरानी मारुति कार से रास्ता पकड़ा। गाड़ी एक धूल भरे ट्रेल हेड पर लगाई, बैग उठाया और जंगल के अंदर चल पड़ा। शुरू के कुछ घंटे बहुत अच्छे थे। हवा ठंडी थी, मिट्टी और चीड़ के पत्तों की महक हर सांस में घुल रही थी। बस हवा की सरसराहट, पेड़ों में से आती पंछियों की हल्की आवाजें और मेरे जूतों की खुरदुरी आवाज, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। मैं तकरीबन 5 मील अंदर जा चुका था, घने और पुराने जंगल के बीचों बीच। तभी मैंने पहली बार उस आवाज को सुना। क्रंच। एक भारी भरकम आवाज थी, जैसे किसी ने सूखी डाल को जानबूझकर तोड़ा हो। अब मैं जंगल में हर आवाज को पहचानता हूँ। गिलहरी का स्क्रैच करना, हिरन का धीमा टहनी तोड़ना, पर यह कुछ और था। यह कोई हल्की हलचल नहीं थी, यह बहुत भारी था और जानबूझकर था। यह आवाज मेरे बाईं तरफ से आई थी, किसी बड़े पेड़ के पीछे से आई थी यह आवाज। मैंने वहीं रुककर पेड़ों की तरफ झांका। कुछ नहीं दिखा। खुद को समझाया शायद कोई बड़ा हिरन होगा और चल दिया। पर अब थोड़ा तेज चलने लगा मैं। शायद 100 गज ही आगे बढ़ा होऊंगा कि फिर वही आवाज आई, क्रंच। अब की बार पहले से ज्यादा पास से। उसके बाद जैसे किसी ने झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए चलना शुरू कर दिया हो। कुछ बड़ा था, बहुत बड़ा। मेरी सांसें अटक गईं। यह हिरन नहीं था। धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा तो मेरे पीछे शायद 60-70 गज दूर एक भालू था। एक काला भालू, मगर आम भालू नहीं, बहुत ही विशाल। उसका सिर नीचे था। वो मेरी उस पगडंडी को सूंघ रहा था जिस पर मैं चला था। वो ऐसे चल रहा था जैसे शिकार की तलाश में हो। दिल धक धक कर रहा था। मैंने इससे पहले भी भालू देखे हैं, लेकिन दूर से, और हमेशा वो मुझसे डर कर भागे हैं। पर इस बार कुछ अलग था। उसकी चाल, उसकी आंखें, वो मुझे ही ढूंढ रहा था। दिमाग में सारे सर्वाइकल टिप्स घूमने लगे। भागना नहीं है, आंखों में नहीं देखना है, डर नहीं दिखाना है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सोचने लगा, ओके शमीम, तुझे होशियारी से निकलना है यहां से। मेरी प्लानिंग थी धीरे धीरे एक चक्कर की शक्ल में निकल जाऊंगा ताकि मैं मेन ट्रेल तक लौट सकूं। अगर मैं सीधे चलता रहा तो जैसे मौत को न्योता दे रहा हूंगा। बस मैं चल पड़ा। उस अगला घंटा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और थकाने वाला एक घंटा था। हर कदम संभल संभल के, हर पत्ते की सरसराहट पे डर लगने लगा। हर 5 मिनट में पीछे देखता और हर बार वो अब भी वहीं था। एक काला साया पेड़ों के बीच चुपचाप चलता हुआ। वो जल्दी में नहीं था, उसे पता था उसके पास बहुत वक्त है। जंगल अब सुंदर नहीं रहा, वो एक भूल भुलैया बन गया था मेरे लिए। ऐसा लगता था हर पेड़ उसके छुपने की जगह है और मेरे लिए
एक जाल। अब मैं जंगल की छोटी छोटी पगडंडियों में उलझ चुका था। रास्ता सीधा नहीं रहा। झाड़ियां और कटीली बेलें रास्ता तक रोक रही थीं और भालू अब और पास आ चुका था। मैं उसकी सांसों की आवाज सुन सकता था, भारी, गरजती हुई, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। अब कोई शक नहीं था। उसे पता था कि मैं जान चुका हूं और अब वो खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने पीछे देखा। वो अब सिर्फ 40 गज दूर था और फिर वो दौड़ने लगा। शमीम, मत दौड़, नहीं तो तू शिकार बन जाएगा, ये मेरी अकल मुझसे कह रही थी। लेकिन डर ने सब कुछ चट कर लिया था। मैं बिल्कुल वहां से गोली की रफ्तार से भागा, झाड़ियों को चीरता हुआ, टहनियों से अपना चेहरा कटवाता हुआ। सांस फूलती जा रही थी मगर मैं भागता रहा। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। पेड़ गिर रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी और भालू का गरजता हुआ रौद्र रूप मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं मर जाऊंगा, यही सोच गूंज रही थी मेरे कानों के अंदर। और तभी मैंने एक सीटी सुनी, बहुत अजीब सीटी। डू डी डू, 3 नोट्स की बड़ी ही सीधी धुन, एकदम साफ, एकदम अलग, जैसे कोई पुराना देसी लोकगीत हो। मानव जैसी आवाज, मदद जैसी लग रही थी मुझे। दिमाग ने तुरंत उम्मीद को पकड़ लिया, शायद कोई वनरक्षक है या कोई दूसरा ट्रैकर। फिर वही सीटी, डू डी डू, इस बार दाईं तरफ से कुछ दूरी पर। मैंने बिना कुछ सोचे उधर दौड़ पड़ा। हिम्मत एक बार फिर से लौट आई थी। भालू की चीख अब पीठ के बिल्कुल पास थी। उसकी बदबूदार सांसें मेरे गले में घुसती महसूस हो रही थीं। बचाओ, मैंने चीखा, मैं यहां हूं। सीटी फिर बजी, पर अब वो थोड़ी दूर लग रही थी, जैसे कोई मेरी तरफ नहीं बल्कि मुझसे दूर जा रहा हो। पैनिक फिर से हावी हो गया। मैं और तेज भागा और तभी मैं झाड़ियों को चीरता हुआ एक छोटे अजीब से मैदान में घुस गया। एक खुला मैदान, और वहां वो खड़ा था। न कोई रेंजर था, ना ही कोई ट्रैकर। एक आदमी था, या शायद इंसान जैसा कुछ, बेहद लंबा, हड्डियों की तरह पतला, फटे पुराने मैले लत्तों में लिपटा हुआ, सिर पर एक चौड़ी टोपी जैसी कुछ जो उसके चेहरे को छुपा रही थी। उसके बाल सफेद, लंबे, गीले धागों जैसे कंधों से नीचे लटक रहे थे। वो एक भारी सी चमड़ी की बोरी उठाए खड़ा था। मैं वहीं थम गया। उसने धीरे से बोरी को कंधे से नीचे सरकाया। बोरी का मुंह थोड़ा खुला और अंदर से एक सफेद, कटा हुआ इंसानी हाथ जमीन पर आ गिरा। मैं वहीं जम गया। मेरी आंखें उस हाथ पर, फिर बोरी पर। अब मुझे वहां इंसानी अंगों की शक्लें दिखने लगी। एक पैर, एक हड्डी और एक और हाथ मुट्ठी में बंद। दादी की वो पुरानी कहानियां याद आ गईं। लंबा पतला आदमी, हड्डियों की बोरी, सीटी बजाता हुआ, सीटी वाला इंसान या फिर प्रेत। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। अब उसका चेहरा दिखा। उसका चेहरा सूखी हुई खाल जो खोपड़ी पर चिपकी हुई थी, और मुस्कान, एक भयानक चौड़ी मुस्कान, पीले टूटे दांत। वो मुस्कुरा रहा था जैसे शिकार पास आ गया हो उसके। वो मदद नहीं था, वही शिकारी था। सीटी उसकी शिकार की पुकार थी। और तभी पीछे से भालू की दहाड़ ने सब कुछ हिला दिया। वो मैदान में आ धमका, पूरी रफ्तार में। पर अब वो मुझे नहीं देख रहा था। उसकी नजर उस लंबे आदमी पर थी। भालू जो अभी तक मेरे लिए मौत बनकर दौड़ रहा था, अब डरा हुआ था। मैं वहीं जमीन पर पड़ा था, कांटों में उलझा, लेकिन खुद को छुपा लिया था मैंने। खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे,
लेकिन सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने पत्तों के बीच से देखा वो मंजर। वो पूरा मंजर नर्क जैसा था। सीटी वाला बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी हड्डियों की बूड़ी जमीन पर टिकी थी। मुस्कान अब भी थी वैसी ही भयानक। भालू, जो अभी तक एक चलती फिरती तबाही लग रहा था, अब वो डरा हुआ था। उसने गुर्राहट की, जोर से, जैसे चेतावनी दे रहा हो। फिर भालू खड़ा हुआ, अपने दो पैरों पर, कम से कम 8-9 फीट ऊंचा। उसने जोर से दहाड़ लगाई और सीटी वाले की तरफ पंजा चलाया, लेकिन मैंने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। मैंने छुपते छुपाते दूसरी तरफ से भाग लिया। मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था। कांटे, झाड़ियां, ढलान, कुछ नहीं देखा मैंने, बस दौड़ता रहा। और तभी पीछे से एक चीख आई, गर्र की आवाज, और फिर एक और आवाज। चीख नहीं, वो कोई इंसानी नहीं थी, वो भालू की आवाज थी। वो दर्द की आवाज थी, वो भयानक, असहनीय दर्द, जैसे जानवर की आत्मा चीख रही हो। मैं वहीं रुक गया। उसकी चीख के बाद एक चक जैसी आवाज आई, जैसे किसी हड्डी को किसी ने मोड़ कर तोड़ दिया हो। और फिर वो सीटी दोबारा बजी, डू डी डू। इस बार वो इतनी पास थी जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास कोई उसे बजा रहा हो। और तभी दादी की बात याद आई, जब सीटी दूर से सुनाई दे तो समझो वो पास है, जब सीटी पास से सुनाई दे तो समझो वो दूर है, और तुम्हें पास भागने का वक्त है अभी। मैंने पीछे नहीं देखा, बस दौड़ा पूरी जान से। सीटी की वो धुन मेरे कानों में गूंजती रही और मेरे पैर खुद ब खुद भागते रहे। 3 मिनट, शायद 4। वो धुन जैसे मेरी जान बचा रही थी, जैसे हर सीटी मेरे कदमों की रफ्तार बढ़ा रही हो। और फिर मुझे वो ट्रेल दिखा, मेन ट्रेल, वही रास्ता जहां से मैंने सफर शुरू किया था। और कुछ ही दूरी पर मेरी मारुति कार खड़ी थी। सूरज की रोशनी कार के शीशे पर पड़ रही थी, और उस वक्त वो रोशनी मुझे किसी देवता की लगी। मैंने जल्दी से चाबी निकाली, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। 2 बार चाबी गिरा दी थी मैंने। किसी तरह दरवाजा खोला, अंदर कूदा, लॉक किया और फिर इंजन स्टार्ट किया। कार दहाड़ते हुए स्टार्ट हुई। मैंने पीछे नहीं देखा, एक बार भी नहीं, बस एक्सीलेटर पर पैर मारा और गाड़ी उस सुनसान जगह से भाग गई। अब मैं इस पुराने से ढाबा मोटल में रुका हूँ। बदन कांप रहा है मेरा। किसी से ये सब कैसे कहूँ? कौन मानेगा मेरी बात? पर यह बताना जरूरी है। जंगल में डरावनी चीजें हैं। वो कहानियाँ जो हमें बचपन में सुनाई जाती थीं, वो बस डराने के लिए नहीं थी, वो सच में चेतावनी थी। और अगर कभी आप किसी सुनसान जंगल में फंस जाएं और कोई सीटी सुनाई दे, तो मत भागिए उसकी तरफ। वो मदद नहीं है, वो एक शिकारी का गीत है। जब सीटी पास से सुनाई दे तो समझिए कि वो दूर है और आप भागना शुरू कर दें। जब मैंने इस पूरी घटना के बारे में सोचने की कोशिश की, तो एक सवाल बार बार मन में आता रहा। वो चीज थी क्या? वो इंसान नहीं था। भालू तक उससे डर गया था, और वो सीटी, वो किसी मौत के नगाड़े जैसी थी। फिर एक दिन एक पुराने फोकलोर ब्लॉगर से बातचीत हुई, जो भारत और पाकिस्तान की आदिवासी लोक कथाओं पर रिसर्च करता है। उसने कहा, शमीम, जो तूने देखा वो इंसान नहीं था, वो एक शिकारी आत्मा थी, एक राक्षस, जिसे बहुत पहले अमेरिका और कनाडा की लोक कथाओं में वेंडिगो कहते थे, लेकिन उसकी परछाई अब एशिया में भी है। मैं चौंक गया। वेंडिगो, वो प्राचीन आत्मा जो मानव मांस खाकर जिंदा रहती है और जो अपनी भूख से कभी संतुष्ट नहीं होती। लेकिन ये पश्चिमी देश की बात थी ना? उसने कहा, नहीं, वेंडिगो अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा,
भारत के उत्तर पूर्वी जंगलों, नेपाल की सीमा से लगे पहाड़ों और बलूचिस्तान के वीरान हिस्सों में इसके जैसे राक्षसों की कहानियां सदियों से चलती आ रही हैं। बलूचिस्तान में इसे भूख ज़्यादा या सीटी वाला जिन कहा जाता है। भारत के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में लोग इसे हड्डी वाला या लंबा बाबा कहते हैं। इनका तरीका हमेशा एक जैसा होता है। शिकार की नजरें छुप कर रखता है, सीटी बजाता है एक खास सुर में और फिर अपनी बोरी में अंग इकट्ठा करता है। जो मैं समझा उस दिस जंगल में जो था वो कोई भटकती आत्मा नहीं थी, वो हजारों साल पुरानी भूख थी। वो चीज बलूचिस्तान से होते हुए भारत की सीमाओं में घुसी थी। शायद राखा पहाड़ जैसे सुनसान, वीरान और छिपे हुए जंगलों को चुन रही थी, जहां इंसान खो जाए और कोई सवाल न पूछे। अब जब कोई मुझसे पूछता है कि जंगलों में क्या डरना चाहिए या किससे डरना चाहिए, भालू से, तेंदुए से, तो फिर मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, न डरो अगर कोई तुम्हें दौड़ाता है। डरा तब करो जब कोई तुम्हें पास बुलाए सीटी बजाकर, और अगर वो सीटी पास आए तो तुम भागो, क्योंकि वो भूख तुम्हारे नाम की है। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।